नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी राजनेता नहीं, राजपुरुष हैं। राहुल गांधी सामान्य से राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि समाज सुधारक हैं। राहुल गांधी इस देश की आवाज है, न्याय की आवाज और जन की आवाज। जी हां, आज यह बात साबित होती है जब वो बिहार के पटना में पहुंचे, राजधानी में पहुंचे। उन्होंने जनता की वह बात की जो कभी महात्मा गांधी करते थे, यानी हमारे बापू करते थे। जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे, यानी बाबा साहब करते थे। जो बात हमारे राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। जी हां, भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज ये तीनों का सामंजस्य एक साथ नजर आया। ये वही राहुल है जो एक प्रधानमंत्री के गोद में खेले, एक प्रधानमंत्री के बेटे और एक प्रधानमंत्री उनके परदादा थे। तो अब आप समझ सकते हैं, जो वो राहुल गांधी आज उस जनता की बात कर रहे हैं जो सबसे निचले तबके पे खड़ी है। आज मैं यहां जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती तो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। जब हम इस किताब को देखते हैं, दिखाइए जरा अपना संविधान। ये देखिए, जैसे ये अचानक संविधान इस हॉल के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसा ही हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, जिसको संवैधानिक संरक्षण की भी जरूरत है और जिसको सहारे की भी जरूरत है। तो जब वो वहां पहुंचे तो आज संविधान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने यह बात की कि जैसी बिहार में फर्जी जातिगत जनगणना कराई गई थी, वह जनगणना नहीं, हमें वह जनगणना चाहिए जो जनता का वास्तव में एक्सरे करे और फिर उसके आगे यह स्थिति हो कि हम उसे न्याय दे सकें, उसको उसका हक दे सकें। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है,
डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि मेरे लिए युवा जिनके साथ अन्याय हुआ है वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और वो बीपीएससी के उन विद्यार्थियों के पास पहुंच गए जिनके साथ में अन्याय किया गया, पेपर लीक करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेला गया है, उन पर लाठीचार्ज हुए हैं और सब कुछ हुआ है, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी परीक्षा में धांधली, अब दोबारा फेयर परीक्षा करें। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है, माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। बिल्कुल जायज मांग है, राहुल गांधी उसके साथ खड़े हुए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में गए और वहां पर भी उन्होंने एक रैली को जब संबोधित किया तो कांग्रेस जनों को कहा कि आप हमारे बब्बर शेर हो, आरएसएस बीजेपी की नफरत वाली विचारधारा से सिर्फ हम ही तो हैं जो लड़ते हैं, देश में हमारे अलावा और कौन लड़ता है। कि यह विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, यह भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। बाकी कोई अपनी जाति के नाम पर राजनीति चलाता है, कोई अपने धर्म के नाम पर चलाता है, कोई क्षेत्र और भाषा के नाम पर चलाता है, कोई मुफ्तखोरी के नाम पर चलाता है। देश के लिए कौन सोचता है? देश के युवाओं, महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और इन सब के बारे में कौन सोचता है? राहुल गांधी ने एक बड़ी तस्वीर खींच दी। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी मिलने गए
और जब वहां गए तो उनका पूरा परिवार राहुल गांधी के साथ बिल्कुल उस तरह से मिला जैसे परिवार का कोई महान सदस्य आ गया। और इतना प्यार इसने अपने आप में दिखा रहा था। राहुल गांधी वह जवाब देना जानते हैं। जो कूटनीति उनके साथ होती है, राजनीति होती है, वो कौन करता है? वो इंडिया अलायंस के वो दल करते हैं जो स्वार्थों पर बने हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए। और कांग्रेस पार्टी है जो जनता के लिए लड़ती है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस देश के एजेंडे पे चलती है। यह अंतर है। शायद यही वजह है कि पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, मेरे विचार से कांग्रेस ने वह गलती की थी 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देके सरकार बनवा के, और उससे बड़ी गलती की 2024 में लोकसभा में उसको साथ लेकर। आप एक चीज ये समझ लें कि दो जगहों के ऊपर, अब आपने सवाल पूछा ही है तो मैं उत्तर दूं। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों के दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में सातों की सातों सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और सातों के सातों लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही, तो कौन उनके साथ में? माकन जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे में जब राष्ट्रीय चुनाव हुआ 2024 का, तो एक एंटी नेशनल आदमी जिसको आपने कहा, उससे गठबंधन क्यों किया? मैंने अपनी निजी राय बताई थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी और अब भी। और कोई सवाल? मैं यहाँ पर बैठ करके अपने, क्योंकि मैं दिल्ली से राजनीति करता हूँ, दिल्ली में मैं 3 बार का विधायक और 2 बार का सांसद रहा, तो मैं अपनी बात में जरूर कहना चाहूँगा कि केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विपक्ष के तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता। और वो इसके पीछे एक वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है, वो भारत के लिए, देश के लिए खतरा, एंटी नेशनल है। निश्चित रूप से आज ये सारी बातें सही साबित हो रही हैं। और संदीप दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, दिल्ली को नए आधुनिक दिल्ली की निर्माता कह सकते हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित जो सांसद भी रहे, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली को बर्बाद किया। हवा खराब, गंदी हवा, ये सब चीजें हम दिल्ली वाले पिछले 7-8 साल से इतनी बार सुन चुके हैं, एक आदत सी हो गई। क्यों है दिल्ली की हवा इतनी जहरीली? क्या हो गया इस शहर को? बहुत से लोग जो शायद 10-15 साल पहले की दिल्ली को नहीं जानते होंगे, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आज जो दिल्ली की हवा खराब है, आज इसमें जो जहर घुला हुआ है,
ये कोई साधारण सिर्फ पराली जलने से कुछ किसानों को मिलके जो धान के बाद वो पराली जलाती उस कारण से नहीं, वो नहीं। इसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे कारण सरकार का निकम्मापन और सरकार के ना काम करने का नतीजा रहा है। लेकिन यही मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। 1998, आज से करीबन 25, 26, 27 साल पहले की बात है। दिल्ली में काला अंधेरा छाया रहता है। ऐसा लगता था कि दिल्ली में दिन में भी शाम होगी और यहाँ का आदमी परेशान था यहाँ की गंदी, काली और प्रदूषित हवा से। और 12 या 15 साल में जब तक जैसे जैसे हम लोग 2010 तक आए, 2011 तक आए, दिल्ली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मानो या ना मानो 200%, यानी 2 गुना से यहाँ जो हवा में प्रदूषण था वो कम हुआ है। आज वो हाल है कि हर साल, हर 1.5 साल 25-30% बढ़ जाता है और 12 सालों में उस समय 200% के करीब जो है हमारा पोल्यूशन कम हुआ। सबसे पहले 10 साल में, 12 साल में दिल्ली का जो हरा कवर है, ग्रीन कवर है, उसको करीबन हमारे यहाँ करीबन माना जाए तो 25-26 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 25 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हरियाली होती थी। उसको उन्होंने पहुंचा दिया 300 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी फ्लीट थी बसों की और गाड़ियों की कि करीबन 1 करोड़ गाड़ियों को इन्होंने जो डीजल और पेट्रोल जलाया करते थे उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने जगह जगह पे पार्क्स बनवाए। असोला भट्टी के माइंस में बहुत बड़ा कन्वर्जन किया। सबसे बड़ी दिक्कत थी एक सॉलिड वेस्ट की थी, उसको हम लोग कैसे साफ करें। तो 2 जगहों पे हमारे यहाँ ऐसी फैक्ट्रियां लगाई गई जहां हमारा सॉलिड वेस्ट जलाकर हम उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते थे, उससे एनर्जी बनती थी और उससे आगे चल के धीरे धीरे लोगों को बहुत सहूलियत हुई। स्कूलों में बच्चों से कहा कि पटाखे कम जलाओ, इससे प्रदूषण कम होगा। लोगों से कहा कि आप नेचुरल का इस्तेमाल करो, होली में ज्यादा स्वच्छ पानी होगा, गंदगी नहीं फैलेगी। और ये जितनी चीजें 2000 से लेकर समझ लीजिए 2010-12 के बीच में की, तो दिल्ली इतनी हरी भरी, इतनी साफ हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली को दुनिया का क्लीन सिटी अवार्ड दिया एनवायरमेंट के लिए। दिल्ली को यूएस डिपार्टमेंट जो एनर्जी का है उसने फर्स्ट क्लीन सिटी का इंटरनेशनल पार्टनर का अवार्ड दिया और उसने क्लीन सिटीज इंटरनेशनल अवार्ड भी इसी दिल्ली को दिया। ये चाहे भारत की सरकार हो चाहे दिल्ली की, जो ना चाहती है साफ करना ना उसे आता है साफ करना। अगर हमें दिल्ली में अब हवा साफ करनी है तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले कौन सी सरकार को साफ करना पड़ेगा। और दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, यह हमें जानना चाहिए। संघ के मोहरे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आरएसएस से जुड़े लोग सिर्फ भाजपा और आप पार्टी में ही शामिल क्यों होते हैं? तो जवाब भी सुन लीजिए। दोनों का मूल ही आरएसएस है और वो कैसे, हम आज आपको समझाते हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद आरएसएस ने सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल के जरिए अन्ना हजारे को लोकपाल के बहाने अनशन पर बिठाया था। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया, जिसको आरएसएस ने मोदी के लिए भुनाया। जिसके बाद आरएसएस के आधे लोग भाजपा में गए और आधे लोग आम आदमी पार्टी में। जिसके बाद भाजपा के मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी। भाजपा और आम आदमी पार्टी में गए लोग अब न काले धन पर बोल रहे हैं और न ही लोकपाल पर। अब ये दोनों बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। आरटीआई के अधिकार को निरस्त कर दिया जा रहा है। अब केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर सब खामोश हैं। रणनीति के खिलाफ केजरीवाल कभी कभी मोदी के खिलाफ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन इन दोनों का असली मिशन कांग्रेस को खत्म करने का है। केजरीवाल जानबूझकर वहां चुनाव लड़ता है जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही होती है। इसका उदाहरण गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा है। केजरीवाल कांग्रेस का वोट काटकर बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद करता है। अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दिखावे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों का मिशन है कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। लेकिन दिल्ली में जमीनी स्तर पर कांग्रेस जितनी मजबूत है उतनी तो भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर भी मजबूत नहीं। इनमें एक चंदा चोर है तो दूसरा दारूखोर। तो अब कांग्रेस खुल करके जनता के मुद्दों पे लड़ रही है, यह सोचे बगैर कि उसका उसे क्या राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अब ये न्याय वाली, सामाजिक सुधार वाली और राष्ट्र निर्माण वाली कांग्रेस है, किसी ऐसे की नहीं कि जो
समझौता कर ले। जय